जो 15 समूह है, ठीक है ना, 15 समूह के हाइड्राइडों के गुण। और ये हाइड्राइड कौन कौन से हैं आप लोगों ने देख लिया, अमोनिया हो गया, फॉस्फीन हो गया, आर्सिन हो गया, एंटीमनी हो गया, एंटीमनी हाइड्राइड्स हो गया, बिस्मुथ हाइड्राइड्स हो गया, ठीक है ना। ये हाइड्राइड है। इनके गुण क्या कैसे कैसे होंगे, यदि हम इनके गुण देखेंगे तो गुण किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से गुण हो सकते हैं, मेरी आवाज तो आ रही नहीं बेटा आप लोगों को? जी सर। चलो, ठीक है। कौन कौन से गुण हो सकते हैं बेटा इसमें? इनके गुण कौन कौन से हो सकते हैं? देखो पहला यदि गुण देखेंगे तो ये है बॉन्ड एंगल, जिसको हम बोलते हैं बंधन कोण, बॉन्ड एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बंधन कोण। ये जब बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं, तो उनके बीच कौन सा एंगल होगा? इन सब में देखोगे बेटा पी ब्लॉक, जो हमारे पास पी ब्लॉक है, 15 समूह है, इन सब के पास एक लोन पेयर है। सबके पास क्या है, एक एकाकी युग्म है। क्या है बेटा, इन सबके पास एक एकाकी युग्म है। सबके पास, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास, इसके पास, इसके पास। यहाँ सिर्फ थोड़ी सा अंतर क्या है, जो नाइट्रोजन का आकार है वो बहुत छोटा है। नाइट्रोजन का आकार क्या है, बहुत छोटा है, और बाकी इनका आकार काफी बड़े बड़े। तो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर यदि हम नाइट्रोजन के केस में देखेंगे तो इसका थोड़ा सा अलग कार्य होता है, अलग प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, अलग प्रकार के गुण होते हैं किसके, अमोनिया के। बाकी तो लगभग लगभग समान तरह से चलता है। तो पहले इसमें देखेंगे तो बंधन कोण क्या होता है, कि जो यहाँ पर जैसे हमने, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर, और यहाँ पर ये है इसके बॉन्ड पेयर। इसकी जो इसकी संरचना होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी चतुष्फल की, होनी चाहिए थी, है ना। क्योंकि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें संकरण है sp3 संकरण है बेटा। कौन सा संकरण होता है, sp3। जैसे हमने 11वीं में बताया था आपको कि संकरण किस प्रकार से हो सकता है, तो ये sp3 संकरण। लेकिन हुआ क्या कि जब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या एकाकी युग्म कहते हैं इसको हिंदी में, एकाकी युग्म, ठीक है ना। इस एकाकी युग्म के कारण क्या होगा, इसके और इस बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण आप जानते हैं, ठीक है ना। प्रतिकर्षण में एक दूसरे को दूर दूर भेजना, ठीक है ना, प्रतिकर्षण होता है। और इसके कारण क्या हो जाता है, ये चतुष्फल की संरचना से क्या हो जाता है, पिरामिडल शेप हो जाती है, जैसे पिरामिड होते हैं ऐसे, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ बीच में आ जाएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और बाकी ये ऐसे हाइड्रोजन जुड़े होंगे। और इसका जो बंधन कोण होता है, सॉरी, ये होता है 107 डिग्री, ठीक है ना, 160 डिग्री होता है, ठीक है ना। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जो हम यदि हाइड्राइड में देखेंगे तो इन हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में इस चिन्ह बना रहा हूं, डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे की ओर, डाउन द ग्रुप, या ग्रुप में नीचे की ओर, है ना, ग्रुप में नीचे की ओर। तो ग्रुप में नीचे की ओर क्या होता है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है, बंधन कोण है, वो क्या होते चले जाएंगे, बंधन कोण, सॉरी, बंधन कोण छोटे होते चले जाते हैं। कैसे होते हैं बेटा, छोटे या कम घटते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, घटते हैं। बंधन कोण क्या होते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। और कल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि 107 160 डिग्री तो ये होता है, उसके बाद ये 93 डिग्री हो जाता है। कौन सा वाला, दूसरा वाला, दूसरा कितना होता है, 93 डिग्री। फिर कितना होता है बेटा, ये 92 डिग्री हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर ये 92 होता है,
है ना, और लास्ट वाला एकार्ण। ये क्या हो रहा है, घट रहा है। इनमें थोड़ा समानता है, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो बंधन कोण क्या होगा, समूह 15 के जो हाइड्राइड हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ग्रुप को नीचे की तरफ जाएंगे, तो वहां क्या होते चले जाएंगे, उनके हाइट, उनके जो बंधन कोण है वो घटते चले जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी देखो बेटा, सबसे बड़ा अंतर यहाँ है। बाकी में देखो 93, 92, 92, 91, इनमें ज्यादा अंतर नहीं। केवल नाइट्रोजन और देखो यहाँ पर अमोनिया, NH3 क्या बोलते बेटा, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया सर। अमोनिया, राइट। ठीक है, अमोनिया हो गया, दूसरा हो गया फॉस्फीन, PS3। इनके बॉन्ड एंगल में देखोगे तो बहुत बड़ा अंतर है, 107 से सीधे कितना आया, 93। देखो 107 से 93, और उसका कारण क्या है कि 107 से लेकर सीधे 93 हो गया। क्या कारण है बेटा इसमें, यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन का छोटा आकार। ये जो नाइट्रोजन होता है इसका आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, और फास्फोरस से का क्या होता है, बहुत बड़ा आकार होता है इसकी तुलना में। ठीक है ना, इसके कारण क्या हुआ, जो ये डिफरेंस आया, ये अंतर आया 93, 107 से लेकर के सीधे 93, तो उसका कारण ही ये है कि बॉन्ड एंगल बहुत कम हो गया। नेक्स्ट है ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है ना, या थर्मल स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं इसको। ऊष्मा के द्वारा हम कह सकते हैं जो ऊष्मा है, सॉरी, दूसरी प्रॉपर्टी है बेटे इसके, है ना। पहला तो बंधन कौन था, दूसरी प्रॉपर्टी को यदि हम देखें कि दूसरी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में यदि देखेंगे तो इसको कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, ऊष्मा का स्थायित्व, है ना, ऊष्मा के द्वारा स्थायित्व, है ना, जो ऊष्मा के कारण स्थायित्व आ जाता है इसमें। ठीक है ना, तो स्थायित्व किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना, जो हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी वो किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है ना, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो इस वाले ग्रुप्स को देखें तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी सीधे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि जो डाउन द ग्रुप यहाँ जाने पर घटती है, यहाँ पर क्या होती है, घटती है, ये घटेगी। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो घटेगी, और उसका कारण क्या है, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि इसका जो मेन कारण है वो है ड्यू टू बॉन्ड लेंथ। देखो जो बंध की लंबाई है, बंध की लंबाई, इसको थोड़ा समझ लीजिए बेटा, बंध की लंबाई किस प्रकार से होती है। जैसे देखो, हमने सबसे पहला वाला तत्व हमारे पास कौन सा है, जैसे देखो NH3 है, BH3 है, ASH3 है, ये हाइड्राइड है सारे, है ना, SbH3 है, ठीक है ना, BiH3 है। इनमें बंध की लंबाई सबसे कम किसकी होगी, बंध की लंबाई देखो, ये नाइट्रोजन है छोटे आकार का, हाइड्रोजन भी है छोटे आकार का, तो इनके बंध की लंबाई ये होगी, एक के नाभिक से दूसरे नाभिक तक। फास्फोरस थोड़ा बड़ा है, हाइड्रोजन थोड़ा छोटा है, तो इसकी बंध की लंबाई ये होगी। तीसरा वाला देखो आर्सेनिक, आर्सेनिक और बड़ा है साइज में, हाइड्रोजन छोटा है, इनकी बंध की लंबाई ये होगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। एंड एंटीमनी का आकार और बड़ा है, हाइड्रोजन का आकार थोड़ा छोटा है, तो यहाँ से यहाँ बॉन्ड की लंबाई ये होगी। और बिस्मिथ का आकार और बड़ा है, और हाइड्रोजन का आकार छोटा है। देखो बेटा, इसमें बंध की लंबाई किसकी ज्यादा हो रही है, सबसे ज्यादा, इनमें बंध की लंबाई किसकी ज्यादा सर नाइट्रोजन की। है,
नाइट्रोजन की नहीं नहीं, नाइट्रोजन तो छोटा है, देखो जितना बत्तीस। इनमें दूरी कम दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको तो। ये जो लाइन, जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये लंबी कौन सी, किस में है सबसे ज्यादा लंबी? बिस्मिथ। में विश्व, है ना। देखो यहाँ पर, देखो इसमें इतनी छोटी है, यहाँ थोड़ा और बड़ी हो गई, यहाँ और बड़ी हो गई, देखो लाइन। यहाँ देखो ये वाला बॉन्ड, ये इसकी लंबाई बता रहा हूँ, ये इसकी लंबाई, ये देखो ये बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आकार बड़ा होता चला जाएगा, उस बंध की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बंध की लंबाई अलग चीज है और ये स्थायित्व अलग है। तो जब बंध की लंबाई बढ़ेगी, देखो बेटा, जब बंध बड़ा होगा, जैसे आप लोगों ने छोटे, जैसे माना हम कहते हुए हैं, एक हम बड़ी लकड़ी लेते हैं, ये बड़ी वाली लकड़ी है, ठीक है ना, और एक छोटी सी लकड़ी लेते हैं, इनको किसको तोड़ना आसान होता है, किसको तोड़ सकते हैं जल्दी? बड़ी को। बड़ी को आसानी से टूट सकते, जो बड़ी वाली लकड़ी है उसको कटाक से टूट जाएगी, और जो छोटी वाली लकड़ी है उसको टूटना बहुत मुश्किल है। यही बॉन्ड की कंडीशन में, ये वाला बेटा, ये वाला बॉन्ड जो होता है, ये बहुत छोटा बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। इसको तोड़ना क्या है, बहुत कठिन होता है। किसको? जो हमारे पास छोटा वाला बॉन्ड है, इसको तोड़ना बहुत कठिन है, इसको थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, बंध की लंबाई कारण है ऊष्मा का स्थायित्व के कारण, ऊष्मा का स्थायित्व। जब हम इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले कौन टूटेगा, ये वाला, बहुत आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि इसमें इस बॉन्ड की लंबाई बहुत ज्यादा है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? यहां पर ये देखेंगे, डाउन द ग्रुप स्थायित्व क्या घटता है, ये सबसे कम स्थायी कौन है, ये कम स्थायी है, ठीक है ना। स्थायी कौन, सबसे कम स्थायी कौन है, ये वाला। और उसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी बंध की लंबाई बहुत अधिक है, इसकी बंध की लंबाई क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। बंध की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है स्थायित्व, बंध की लंबाई ज्यादा होगा तो स्थायित्व कम होगा, तो ये कम स्थायित्व वाला, कम स्टेबिलिटी वाला है, ठीक है। ये देखो, जो डाउन द ग्रुप हमने घटते हुए क्रम लिखा, ये बंध का स्थायित्व है। बंध की लंबाई क्या होगी, डाउन द ग्रुप बढ़ती है। यदि हम बंध की लंबाई पूछेंगे ना, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, बढ़ रही है। बंध की लंबाई तो बढ़ रही है, लेकिन उसका स्थायित्व घट रहा है, ठीक है ना। देखो बेटा, अब सबसे ज्यादा लंबाई इसकी है, इसलिए सबसे कम स्थायित्व होगा इसका। इसके बाद ये स्थायित्व थोड़ा ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, ये होगा। इस बॉन्ड को तोड़ना कठिन हो जाता है। तो ये हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड जल्दी से टूट जाएंगे। ये बिस्मथ जो जल्दी से हाइड्रोजन दे देगा, बिस्मथ क्या करेगा, जल्दी से हाइड्रोजन देगा, और क्यों, कि उसकी बंध की लंबाई ज्यादा है, ठीक है ना, और स्थायी तो इसलिए इसका कम है, ये स्थायी कम है, ठीक है ना। तो इसको हम स्थायित्व तो भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो ऊष्मा की स्टेबिलिटी है, या जिसको हम कह सकते हैं ऊष्मा स्थायित्व है, ऊष्मा के कारण स्थायित्व है, तो वो सबसे कम किसका होगा, बिस्मिथ का, ठीक है ना। दूसरा है बेटा, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, जो हाइड्राइड के गुणों में दूसरा पॉइंट यदि हम देखेंगे तो सॉरी, आज ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा बेटा इसमें लुईस बेसिसिटी, या हम कहते हैं लुईस क्षारकता। क्या है, लुईस क्षारकता, दूसरा गुण है, तीसरा, सॉरी तीसरा गुण हो गया ये लुईस क्षारकता। लुईस एक साइंटिस्ट है, और इन्होंने क्षारकता से संबंधित कुछ नियम दिए। अब हम देखेंगे जितने भी हाइड्राइड है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमने क्या देखा, अमोनिया है, पीएच3 है, एएसएच3 है, ठीक है ना, और एसबीएच3 है, और बीआईएच3। इनमें हमने देखना है कि इनकी क्षारकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्षारकता जानते हैं, जो क्षारीय गुण होता है। तो यहाँ पर लुईस ने कहा कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जिसको हम एकाकी युग्म कहते हैं,
क्या बोलते हैं इसको, एकाकी युग्म। इसने कहा कि वो जो वही होगी जिनके पास क्या होता है, एकाकी युग्म होता है, ठीक है ना। उसको जो डोनेट करता है वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। उनकी परिभाषा थी, उन्होंने कहा जो इस इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को देगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। और उसकी प्रवृत्ति, देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा जो देने की प्रवृत्ति होती है ये देता है अमोनिया, ठीक है। तो इसलिए लुईस क्षार सबसे ज्यादा कौन हुआ, ये आसानी से ये लोन पेयर एकाकी युग्म देता है बेटा। ये क्या करता है, आसानी से एक एकाकी युग्म देता है। और इसने लुईस ने कहा, इसने कहा कि भाई जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो इनमें क्षारकता सबसे ज्यादा किसकी हुई, क्योंकि ये आसानी से दे रहा है तो अमोनिया की क्षारकता सबसे ज्यादा होगी। धीरे धीरे ये क्या करेंगे, इनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्तियां होती है वो कम होती चले जाती, इसलिए क्या होगा, क्षारकता घटेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो NH3 है, NH3 क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिया सर। बिल्कुल, अमोनिया की क्षारकता सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी। ये क्लियर हो गया। और सबसे कम किसकी होगी, स्मिथ की। बिल्कुल बिस्मिथ हाइड्राइड है ना, वो बिस्मिथ हाइड्राइड यानी कि BiS3 की सबसे कम, वैसे सॉल्ट लिख रहा हूँ सबसे कम, ठीक है ना। तो सबसे कम इसकी होगी। इसका मतलब क्या होगा, लुईस क्षारकता क्या होगा, लुईस क्षारकता डाउन द ग्रुप क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, क्या हो रही, घट रही, ठीक है ना। ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर क्या होती है, घटती है। ये तो था बेटा लुईस के क्षारकता से संबंधित। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि इनका क्षारकता का प्रभाव दिखाइए, है ना, किसमें क्षारकता ज्यादा हो। चौथा पॉइंट इसका है बेटा, चौथा नंबर है, ये है आर्नियस अम्लता। चौथा क्या होगा, आर, ये भी साइंटिस्ट है, आर्नियस शाह है, आर्नियस अम्लता, जो एसिडिक नेचर होगा, आर्नियस एसिडिटी। तो आर्नियस क्या कहता है, देखो जैसे हमारे पास ये अमोनिया है, NH3, PS3 है, ASH3 है, ठीक है ना, SbH3 है और BiS3। देखो ये सारे के सारे हमारे पास है ना। अब ये क्या कहता है, आर्नियस ने क्या कहा, यहाँ पर लोन एक्सेप्टर होता है बेटा, है ना, जो आसानी से क्या कर दे। अब अम्ल क्या होता है, देखो ध्यान रखना, अम्ल जो है वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, ठीक है ना। इसको हम दूसरे ढंग से समझ सकते हैं। तो जो आसानी से H+ आयन देगा वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। इनमें आसानी से कौन देगा बेटा H+ आयन, बिस्मित। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, बहुत बढ़िया बता बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़ा परमाणु है और ये छोटा सा है, और ये बॉन्ड आसानी से तोड़ देगा किसका, क्योंकि बड़ा बॉन्ड है ना, ये आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूटेगा तो H+ आयन आसानी से देगा, ठीक है। तो इसलिए जो विस्मित है, विस्मित हाइड्राइड है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए क्या होगा, ध्यान यहाँ रखना कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका मतलब वो अम्लीय गुणों का ज्यादा। तो अम्लता में यदि हम देखेंगे, आरएनएस के अनुसार देखेंगे तो इसकी अम्लता क्या होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, अम्लता बिस्मित की होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, BiH3, देखो, ठीक है ना, बिस्मित हाइड्राइड की अम्लता सबसे अधिक होगी, अम्लता सबसे अधिक, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, किसके, क्षारकता के सबसे अधिक होगी, ठीक है ना। और सबसे कम किसकी होगी, ये होगी अमोनिया की, क्योंकि छोटा है ना, ये आसानी से टूटेगा नहीं, H+ आयन देगा नहीं, ठीक है ना। तो इसकी कम क्या होगी, सबसे कम होगी।
ठीक है ना। ये इस प्रकार से आ जाएगा, सबसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे कम होगी, बस ये यार मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब डाउन द ग्रुप, यदि हम डाउन जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे इसमें, तो हाइड्राइड में क्या परिवर्तन आ रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो अम्लता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बढ़ती है अम्लता, क्या होती है, आर्यनिश अम्लता बढ़ती है यदि हम डाउन द ग्रुप जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि आर्यनिश ने किस प्रकार से समझाया। नेक्स्ट गुण है बेटा इसका, पांचवा गुण है, ये है वांडर वाल बल। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वांडर वाल बल। ठीक है ना, वांडर वाल बल, वांडर वाल बल। जो वांडर वाल ने कहा कि वांडर वाल बल किन में लगता होगा, किसी को पता है? दुर्बल होते हैं सर। हाँ, दुर्बल होते हैं, है ना। ये अधिकांश गैसों में लगते हैं, पर बहुत दुर्बल होते हैं वांडर वाल। तो ये बहुत दुर्बल भी होता है, बहुत कमजोर बल होता है ना। वैसे गैसों में इनमें लगता है, जैसे गैस के अणु दूर दूर होते हैं तो उनमें वांडर वाल बल होता है। तो यहाँ पर वांडर वाल बल, देखो बेटा, जो वांडर वाल बल है ये हमेशा किस पर निर्भर करता है, ध्यान रखना, ये निर्भर करता है मोलर द्रव्यमान पर, मोलर द्रव्यमान पर, द्रव्यमान। ठीक है ना, ये वांडर वाल बल किस पर निर्भर करेगा, मोलर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है ना, अब निर्भर किस प्रकार से होगा कि जैसे मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा, मोलर द्रव्यमान तो आप लोग जानते हैं, है ना। इस, मान लीजिए इस अमोनिया का द्रव्यमान, फिर पीएच3 का द्रव्यमान, फिर उसके बाद एएसएच3 का द्रव्यमान, फिर एसबीएच3 का द्रव्यमान और बीआईएच3 का द्रव्यमान। आप लोग जानते हैं इसका द्रव्यमान किसका कितना होगा? बताओ बेटा, इसका द्रव्यमान किसका होगा, सबसे कम द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। यदि मोलर द्रव्यमान देखेंगे सबसे कम NH3 का होगा। देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, लगभग 14 के लगभग इसका द्रव्यमान होगा, है ना। 14 + 3 17 हो गया। फास्फोरस कितना होता है, 28-29 के लगभग होता है, लगभग। देखो ना, ये मोलर द्रव्यमान ऐसे में बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना। तो जब मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा, ये किस पर निर्भर करेगा, वांडर वाल पर। मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है ना, तो किस प्रकार से होगा, यदि मोलर द्रव्यमान बढ़ता है तो क्या होता है, उसका वांडर वाल बल भी बढ़ेगा। ठीक है ना, यानी कि जैसे जैसे मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पर ये होगा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वांडर वाल बल बढ़ेगा। ठीक है ना, वांडर वाल बल भी बढ़ेगा। ये बहुत जगह काम आएगा बेटा, मोलर द्रव्यमान, है ना, बढ़ेगा। ये तो मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा, 28-29 इस टाइप से, है ना। आप लोग देख लेना, क्योंकि मोलर द्रव्यमान ऐसे भी बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा तो वांडर वाल बढ़ेगा। वांडर वाल बढ़ेगा तो इसका मतलब इसका वांडर वाल कम होगा, और धीरे धीरे सबसे ज्यादा किसका वांडर वाल होगा, विस्मित का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सबसे कम किस में होगा, यानी कि वांडर वाल बल, जिसको हम कह सकते हैं बल, सबसे कम किस में होगा, कम होगा NH3 अमोनिया में, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे अधिक किसका होगा, ये होगा BiH3। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ रहा है, उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। इसलिए क्या होगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ अमोनिया का वांडर वाल बल कम है, और धीरे धीरे सबसे ज्यादा किसमें है,
बिस्मिथ हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप। तो इसका हम सिंपल कर सकते हैं, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। यहाँ पर ये लाइन मैं इस टाइप से बना रहा हूँ कि ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर क्या होगा, वान डर वाल बल बढ़ेगा। ये शॉर्टकट तरीका है, इस लाइन से समझ सकते हैं हम। जैसे ये लाइन खींचे और ये डाउन, इसमें हम पता लगा सकते हैं वान डर वाल बल नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आ सकते हैं बेटे। नेक्स्ट यदि हम देखेंगे वान डर वाल बल के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बंध बनाना है ना, हाइड्रोजन बंध बनाना, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध कब बनते हैं, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से बन सकते हैं, यदि यहाँ पर किस टाइप से हो सकता है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है। देखो यदि हम देखेंगे तो हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ देखो अमोनिया का आकार छोटा है और हाइड्रोजन का आकार, ये देखो अमोनियम ये सॉरी अमोनिया का आकार क्या है, बहुत छोटा है। पीएच3 का आकार थोड़ा बड़ा हुआ और ASH3 का आकार और बड़ा हो गया। इसका आकार यदि देखेंगे एंटीमनी हाइड्राइड, तो इसका आकार और बड़ा हो गया, और बिस्मिथ हाइड्राइड का तो बहुत ही बड़ा आकार होता है। ठीक है, सबसे छोटा आकार इसका है बेटा, और इसका छोटा आकार होने के कारण क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है, और जैसे जैसे क्या होगी डाउन की इस तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, यहाँ तक कि होती नहीं, केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, इसमें होती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाता है, जैसे नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, देखो ये हाइड्रोजन होता है इस टाइप। तो ये क्या करता है देखो, इन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये दूसरे नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रोजन नहीं सॉरी हाइड्रोजन से, ठीक है ना, इसका पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन करता है और एक बॉन्ड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की बहुत कम संभावनाएं होती है, और यदि संभावनाएं होती तो घटते हुए क्रम में चलती। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्रम में यदि हम देखेंगे तो इस समय क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग घट रही है, घट रही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे एग्जांपल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हम हाइड्राइड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे हाइड्राइड का, तो ये ऐसे में क्या होगी, घटेगी, डाउन द ग्रुप। ठीक है ना, ग्रुप में नीचे की ओर आने पर ये घटेगी। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है इसमें, तो ये छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा कभी कभी, है ना, तो इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ कि ये और कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट गुण है बेटा इसमें द्विध्रुव आघूर्ण, जो सातवां ग्रुप प्रॉपर्टी है इसकी, वो है द्विध्रुव आघूर्ण। कौन सी, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, इसको डायपोल मूवमेंट कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, है ना, और इसे म्यू से दिखाते हैं, म्यू से दिखाएंगे। और डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट तो आप लोग जानते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम HCl में देखते हैं जिनमें दो ध्रुव बनते हो, जैसे ये देखो H है और इनके बीच Cl एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है ना, क्या ये द्विध्रुव है, सॉरी, क्या इस अणु के पास दो ध्रुव है, यस सर। ठीक है सर। ना। देखो कैसे, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, ये Cl जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण क्या हो जाता है इसमें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो दो ध्रुव बन गए, देखो एक पॉजिटिव ध्रुव एक नेगेटिव ध्रुव। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जो कहता है जिनमें द्विध्रुव होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये है, कौन कौन है, यदि हम इनको देखेंगे
तो ये मॉलिक्यूल कौन कौन से हमारे पास देखो, जैसे अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, PH3 हो गया, ठीक है ना, ASH3 हो गया, SBH3 हो गया, BiH3 हो गया, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल हमारे पास, ठीक है ना। अब इन मॉलिक्यूल में जो ये मॉलिक्यूल है, इनमें हमें देखना है कि द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार से होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो छोटा मॉलिक्यूल होगा उसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है, ठीक है ना। और जिस मॉलिक्यूल का आकार बड़ा होगा वो क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण उसमें कम होता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब इधर की तरफ जाएंगे, इधर मीन्स ये डाउन द ग्रुप है, ये डाउन द ग्रुप है बेटा, ऐसे है ना, क्योंकि ग्रुप के नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इस हाइड्राइडों की क्या होंगे, डायपोल मोमेंट क्या होंगे, कम होते चले, घटते चले जाएंगे, घटते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, घटेगा, क्या घटेगा, द्विध्रुव आघूर्ण घटेगा, ठीक है ना। और उसका कारण ये है, यदि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है कि डायपोल मोमेंट तो इसमें सबसे ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इस टाइप से बन गया हमारा कि जो डाउन माने नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तो उसमें क्या होगा, ये घटता चला जाएगा। सबसे अधिक किसका होता है द्विध्रुव आघूर्ण, अमोनिया का, और सबसे कम किसका होगा, BiH3 का, ठीक है ना। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। और वो डिपेंड करता है उसके आकार पर, ठीक है ना, आकार जितना छोटा होगा द्विध्रुव आघूर्ण वहां बढ़ेगा। नेक्स्ट है बेटा इसमें, वो है अपचायक गुण या अपचायक क्षमता। 8वां गुण है इसका अपचायक क्षमता। अपचायक जानते हैं आप लोग, अपचायक क्षमता। अपचायक किसे कहते हो बेटा, कौन होता है अपचायक, दूसरे का अपमान करता हूँ। बिल्कुल, जो दूसरे का अपचयन करता हो। तो दूसरे का अपचयन कौन करते हैं, जिनका स्वयं का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, है ना। जो दूसरे का अपचयन, परिभाषा अपचयन क्या होता है, अपचायक जो हो गया दूसरे, हाँ अपचयन क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक। दूसरा ऑक्सीजन का निकालना, जिसमें हाइड्रोजन, हाँ ऑक्सीजन का निकालना, ठीक, ऑक्सीजन का निकालना। और तीसरा हाइड्रोजन का जुड़ना सर। हाइड्रोजन जुड़ना या ग्रहण करना, है ना। तो ये 3 प्रोसेस है बेटे इसमें। अपचयन में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना हो गया, ऑक्सीजन का निकालना हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया। हाइड्रोजन भी जुड़ेगा तब भी अपचयन हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन भी जुड़ेगा तब भी अपचयन हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी निकलेगा तभी क्या होगा, अपचयन होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे तभी अपचयन होगा। तो यहाँ पर देखो इसमें NH3 का आकार तो बहुत छोटा है, इतना तो पता है बेटा आप लोगों को। ऑक्सीजन जो अमोनिया है, अमोनिया का आकार छोटा है, तो ये हाइड्रोजन निकालेगा, नहीं सर। कम निकालेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेगा, जब ये कम हाइड्रोजन निकालेगा तो इसका मतलब ये अच्छा अपचायक तो है ही नहीं, क्योंकि हमें तो हाइड्रोजन ये निकालेगा दूसरे को देगा, दूसरे का अपचयन करेगा ना। मान लीजिए इससे कोई जुड़ता है, ठीक है ना, उसे हाइड्रोजन, इसे हाइड्रोजन देना पड़ेगी। तो ये हाइड्रोजन का छोटा आकार है तो ये हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा, मैंने बताया था। ये जो छोटे बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो अमोनिया की एक विशेषता है कि इसके छोटे बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन इसमें से नहीं निकलेगी, ठीक है। और जब हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे तो ये एक दूसरे को हाइड्रोजन दे नहीं सकता, तो ये अपचायक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यदि हम देखेंगे PH3 का आकार थोड़ा बड़ा हुआ तो ये थोड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकल सकता है। चौथा यदि देखेंगे ASH3, इसमें और आसानी से, और SbH3 में और आसानी से, और सबसे आसान किसमें से होगा, BiH3, ठीक है ना। BiH3 सबसे आसानी से हाइड्रोजन दे देगा, और जब हाइड्रोजन किसी को देगा तो उसका उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो ये अच्छा अपचायक है। अपचायक कौन सबसे अच्छा है, अपचायक सबसे अच्छा कौन है, BiH3। ये दूसरे के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा और उसका अपचयन कर देगा,
ठीक है ना। तो BiH3 क्या है, सबसे अच्छा ट्राइक है। तो हम ये मान सकते हैं कि BiH3 सबसे ग्रेटर देन SbH3 इज ग्रेटर देन AsH3, ऐसा आता बेटा कभी क्वेश्चन में, है ना। PH3 और सबसे कम अपचायक कौन है, तो वो है NH3। देखो सबसे ज्यादा अपचायक कौन है, ये। तो जो हम जब हम नीचे की तरफ गए तो अपचायक गुण क्या हो रहा है इसमें, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो बेटा ये बढ़ रहा है। देखो ये सबसे कम वाला था, ये सबसे अधिक वाला है। तो अपचायक गुण क्या हो रहा है इनका, बढ़ रहा है। यानी कि ये अपचयन सबसे कम ये कर पाएगा और सबसे अधिक कौन कर पाएगा, ये। तो हम इसके लिए फॉर्मूला कि हाइड्राइड का जो अपचायक गुण है वो ऐसे में क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसे में बढ़ेगा। ठीक है ना, डाउन द ग्रुप बढ़े। क्लियर हो गया बेटा, इस प्रकार से बढ़ेगा। ये है कौन सा अपचायक गुण है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये नोट, सारे नोट में इसलिए ये वाले बनाना, जैसे कहीं पे लिखोगे ना तो आप लोग ये वाला बना देना कि डाउन द ग्रुप, फटक से ऐसे में डाउन द ग्रुप बढ़ेगा घटेगा, तो आप लोग बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें याद रखना बहुत कठिन होता है, लेकिन इस फॉर्मूले के माध्यम से रखा जा सकता है। ठीक है ना, ये सीधा लिखा बढ़ेगा घटेगा तो कटक से आ जाएंगे। अब थोड़ी सी जो सबसे खराब है वह है क्वथनांक। क्वथनांक में ऐसा नहीं होता है, घटेगा बढ़ेगा नहीं होता है ना। क्वथनांक देखते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, पहले हम क्वथनांक देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है ना क्वथनांक। तो क्वथनांक हमेशा ध्यान रखना, ये आगे भी आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। क्वथनांक जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक जानते हैं आप लोग कि जिस ताप पर क्या होता है, कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाती है ना। कोई द्रव है हमारे पास, वो गैस में परिवर्तित हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, क्वथनांक, है ना। तो जहां पर वाष्प बन जाती है तो उसको क्वथनांक जनरल भाषा में, जबकि ऐसा होता है कि कोई किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसको हम क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो बेटा इसमें इसमें क्या कंडीशंस होगी, यदि हम क्वथनांक को देखेंगे तो क्वथनांक किस प्रकार से होगा, क्वथनांक में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। हमें मालूम है, जैसे हमने देखा, ये एक नियम है बेटा, हमेशा याद रखना कि ये हमेशा मोलर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मोलर द्रव्यमान पर। क्वथनांक हमेशा किस पर निर्भर करता है, मोलर द्रव्यमान पर। ठीक है, मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी जब बढ़ेगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्वथनांक, ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, है ना। क्वथनांक जो हमारे पास, सॉरी गड़बड़ हो गया, क्वथनांक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर द्रव्यमान। यदि आपने मोलर द्रव्यमान बढ़ाया, मोलर द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। इसका मतलब जिसका आकार जितना बड़ा है उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। ठीक है, ये वैसे नियम है, ये क्या है बेटा, नियम है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा चेंजेस है। अब चेंजेस के कारण अलग है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि क्वथनांक हमेशा किस पर निर्भर करता है, वान डेर वाल्स फोर्सेज पर कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर निर्भर करता है, बहुत सारी चीजों पर, है ना। तो ये जनरल नियम है इसका कि क्वथनांक हमेशा मोलर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके लिए हम एक चीज बनाते हैं, एक हम ग्राफ टाइप के बनाते हैं। देखो जैसे ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से, और इधर लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इधर लिखते हैं जो स्पीसीज है ना। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये मान लीजिए NH3 अमोनिया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये,
ठीक है ना। और यहां से देखोगे तो इसको बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या होगा, pH3 का डाउन हो जाता है, फिर क्या होगा ASH3 का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ASH3, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इसका ये बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। इसका मतलब अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जो pH3 है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, बहुत कम हो गया। और फिर इस pH3 से ज्यादा किसका है, ASH3 का। फिर इससे ज्यादा किसका है, इससे ज्यादा किसका होगा, इससे ज्यादा होता बेटा किसका, यहाँ पर SbH3 का। और सबसे ज्यादा किसका होगा, BiH3 का। यहाँ तो समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं कि एक मोलर द्रव्यमान बढ़ा, देखो बेटा मोलर द्रव्यमान बढ़ा और क्वथनांक बढ़ा, यहाँ तो ठीक है। pH3 का कम था, ASH3 का ज्यादा था, SbH3 का इसका और ज्यादा। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट समझ में नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हुआ जबकि इसका मोलर द्रव्यमान कम है। ये बात समझ में आ रही है, इसका मोलर द्रव्यमान कम है लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना बेटा NH3 क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, हाइड्रोजन बंध। तो ये हाइड्रोजन बंध बनाता है कौन, अमोनिया। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, देखो देखो ये इससे ऊपर आ रहा है ना, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर लगभग आ रहा है इसके नीचे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मोलर द्रव्यमान है BiH3 का, BiH3 का मोलर द्रव्यमान, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक किसका होगा, इसका। और उसके बाद किसका है, देखो उसके बाद है SbH3 का, और तब जाकर के किसका है, अमोनिया का है। और उसके बाद तब आएगा ASH3, और लास्ट में क्या होगा PH3। सॉरी। तो इसके लिए बेटा हम सीधे ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा या घटेगा। तो ये क्रम याद रखना होगा, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखना कि अमोनिया तीसरे नंबर पर आ जाता है, अमोनिया क्या आता है, तीसरे नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्वथनांक में देख लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, केमिस्ट्री का नियम है कि मोलर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। यहाँ पर अपवाद के कारण क्या हुआ, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण उसका क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बंध के कारण। कौन सा वाला, हाइड्रोजन बंध। ये तीन ही तत्व बनाते बेटा, हाइड्रोजन बंध बनाने वाले कौन होते हैं, एक तो जिसमें ऑक्सीजन होता है, दूसरा जिसमें नाइट्रोजन होता है, और तीसरा जिसमें फ्लोरीन होता है। ये तीन जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनका आकार बहुत छोटा है, और यही क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। ये तीन ही है, बाकी जो है हाइड्रोजन बंध कम बनाते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आई बेटा या नहीं आई, ये सुनो। यस सर, आ गई। आगे ना, किसी को ना आए वो समझ में बोल सकते बेटा, ठीक। अब देखो सेम कंडीशन यहाँ किसकी है, मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट माने गलनांक। यदि हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास गलनांक। ये चैप्टर बहुत लंबा भी है बेटा, और इसमें बहुत सारी चीजें भी है। गलनांक, और किसका गलनांक हमने देखना, हाइड्राइड का, ठीक है। तो हाइड्राइड का गलनांक किस प्रकार से होगा, तो यदि हम हाइड्राइड का देखेंगे तो फिर इसके लिए भी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इसी प्रकार से बन जाता है, ठीक है। और इस ग्राफ में देखो हम देखो बेटा यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये होगा गलनांक, ये आएगा गलनांक के लिए, यहाँ वाले पोजीशन में गलनांक, ठीक है ना। ये स्पीसीज हो जाएगी जो हम ले रहे हैं अमोनिया वगैरह। तो अमोनिया को देखो, अमोनिया सबसे ऊपर है यहाँ NH3, फिर डाउन, एकदम डाउन क्या है, यहाँ PH3। फिर वही ग्राफ बनेगा, उसी टाइप का बनेगा, लेकिन इस बार थोड़े से अंतर है। क्या अंतर है, यहाँ ASH3 होगा, यहाँ थोड़ी सी और अंतर हो जाएगा, देखो SbH3 हुआ, और इससे ऊपर जो है BiH3 है,
देखो इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि अमोनिया जो है, अमोनिया का गलनांक इससे भी ज्यादा है। किससे? Sbh3 से। ऊपर वाले में क्या लग रहा था? Sbh3 के नीचे था, यहाँ ऊपर आ गया भाई। यहाँ इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा होता है, और उसका कारण क्या है? उसकी संरचना, ठीक है ना, उसकी जो सिमेट्री होती है, सममिति होती है ना, उसके कारण ही इसका क्या होगा, गलनांक ज्यादा होता है। इसकी सममिति ऐसी है, ये अपवाद के रूप में बेटा, इसलिए अमोनिया बहुत डिफरेंट है अन्य तत्वों से, ठीक है ना, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, गलनांक का जो क्रम होगा, गलनांक का क्रम क्या होगा, जो विस्मित हाइड्राइड है वो सबसे ज्यादा उसका गलनांक होगा। लेकिन इसके तुरंत बाद क्या आएगा, अमोनिया का आएगा। बस बाकी सीरियल से चलते रहेंगे, बाकी क्या चलते रहेंगे, सीरियल से, ठीक है ना। विस्मित हाइड्राइड, उसके बाद क्या आएगा, एंटीमनी हाइड्राइड, ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा, ASH3, आस्मिन हाइड्राइड, और उसके बाद फॉस्फेट। तो देखो ये क्रम हो गया, ये गलनांक का क्रम हो जाएगा। ये याद रखना आपको, गलनांक का क्रम क्या होगा। और उसके क्या है, इसकी जो है क्या होता है, लैटिस, जिसको हम कहते हैं लैटिस को जालक, इसका जालक, और साथ साथ में क्या होगा, उसकी जो सिमेट्री होती है, सममिति होती है ना, उसके कारण ये ऐसा होता है। तो ये है बेटा इसकी जितने प्रॉपर्टीज थी हाइड्राइड की, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना। इतनी प्रॉपर्टीज हाइड्राइड की हो सकती है। दूसरा है बेटा नाइट, अब जो मेन हो जाएगा शुरू, ये है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नया टॉपिक है आप लोगों के पास। ये तो हाइड्राइड हमने पढ़ लिए सारे, है ना, उनके गुण पढ़ लिए, किस प्रकार से क्वथनांक में क्या अंतर होता है, गलनांक में क्या अंतर होता है, बहुत सारे गुण उनके पढ़ लिए हमने। अब चाहे गुण क्या है, तो ये सारे हाइड्राइड है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये है बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या हो सकता है, ये तो हाइड्राइड थे ऊपर वाले, ये ऑक्साइड है, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, है ना। तो यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड हो सकते हैं। सॉरी, ये देखो बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या हो सकता है। देखो पहला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो N2O है। N2O को आप लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये पता क्या होता है, ये होती है लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। यदि आपने इस गैस को सूंघ लिया तो आपको हंसी आई, ठीक है ना, लाफिंग गैस होती है, ठीक है। दूसरा इसमें देखो बेटा, इसका कोई कलर नहीं होता है ना। और ये देखेंगे ये उदासीन होता है, कैसे होता है, उदासीन होता है। और इसका कोई कलर नहीं होता, रंग नहीं, रंगहीन होता है, रंगहीन गैस है, ठीक है ना। इसको देखेंगे तो ये गैस अवस्था में होती है, किस अवस्था में होती है, गैस में होती है, ठीक। उसके बाद दूसरा है बेटा इसमें NO, इसको मैंने बता रखा आपको, NO को बता रखा। NO का नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। बिल्कुल नाइट्रिक है बेटे, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक अम्ल अलग होता है, ऑक्साइड अलग होता है ना। और ये भी क्या होता है बेटा, ये भी उदासीन होता है, न्यूट्रल, है ना। ये भी रंगहीन होता है, और इस ये भी कैसे अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है। तो इनका परिचय है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का, ठीक है ना। इसके बाद में हम बाद में बताएंगे क्या क्या चीजें हो सकती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें N2O3, N2O3, ठीक है ना। और इसको ये देखेंगे तो ये कैसे कलर का होता है, ये रंगीन होता है। देखो एक तो ये अम्लीय गुण का होता है, कैसे होता है बेटा, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये कैसा है, अम्लीय गुण का है, अम्लीय गुण हो जाएगा इसका। इसका कलर कैसे होता है, नीले रंग का होता है। और ये होगा, ये द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है ना। N2 है, N2O3, NO2, एक होता है NO2। NO2 क्या होगा, ये भी अम्लीय होता है,
कैसे होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। इसका होता है पीले रंग का होता है, ठीक है ना, पीले रंग का होता है। और ये भी क्या होता है, ये होता है हमारे पास गैस, ठीक है। ऑक्साइड और भी है, देखो जैसे N2O4 है, N2O4 भी है, ये भी अम्लीय गुण का होता है। और ये जो है इसका कलर ये भी रंगहीन होता है, ठीक है, मैं कलर लेस कर रहा हूँ इसको। और ये गैसीय अवस्था में होता है। और लास्ट है N2O5, ये सारे के सारे क्या है, किसके ऑक्साइड है, ये भी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है ना। ये इसका कोई कलर नहीं होता है और ये द्रव अवस्था में रहता है। तो ये हमारे पास क्या बेटा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है। ये क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इनकी डिटेल में कल बताऊंगा आप लोगों को किस प्रकार से हो सकते हैं, इनकी जानकारी है, ठीक है ना। तो ये है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जिनमें हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है।